नमस्कार। जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। स्वच्छता को लेकर डोईवाला नगर पालिका की पहल रोको टोको पूछो अभियान किया शुरू। आमजन को सफाई के प्रति जागरूक करने का रखा लक्ष्य। उत्तराखंड में कोविड के नए वेरिएंट से दहशत। एक कोरोना संक्रमित की मौत, मिले 3 नए मरीज। नैनीताल हाईकोर्ट में बिना मास्क प्रवेश पर प्रतिबंध। क्रिकेटर ऋषभ पंत को आईसीयू से प्राइवेट वार्ड में किया शिफ्ट। दर्द सूजन के चलते नहीं हो पाई टखने और घुटने की एमआरआई। पंत को दी जा रही पेन मैनेजमेंट थेरेपी। पर्यटकों से गुलजार हुआ उत्तराखंड। औली, नैनीताल समेत कई जगह भारी संख्या में पहुंचे देशी विदेशी पावने। टूरिस्ट की संख्या देख स्थानीय लोगों में भी उत्साह। उत्तराखंड में बादल और कोहरे से लुढ़का पारा। मैदानों में शीतलहर का प्रकोप। हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट। बढ़ती ठंड के बीच राहत दे रहे अलाव। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड को हरित प्रदेश बनाने के संकल्प की आधारशिला नववर्ष के पहले महीने के पहले पखवाड़े में रखी जाएगी। प्रदेश सरकार वर्ष 2027 तक 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादित करने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 14 जनवरी को सूर्य उपासना के पर्व उत्तरायणी पर नई सौर ऊर्जा नीति लॉन्च करेंगे। सौर ऊर्जा उत्पादकों के लिए राहत की बात यह है कि इसकी खरीद अनिवार्य रूप से ऊर्जा निगम करेगा। इस संशोधित नीति को आगामी कैबिनेट में रखा जाएगा। जल विद्युत परियोजनाओं के बूते ऊर्जा प्रदेश बनने की उम्मीदों को पर्यावरणीय बंदिशों के कारण झटका लगने के बाद सरकार सौर ऊर्जा के व्यापक विस्तार का साहसिक निर्णय लेने जा रही है। पर्यावरण के पूरी तरह अनुकूल सौर ऊर्जा के माध्यम से हरित ऊर्जा प्रदेश बनने की राह पर उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर विशेष तैयारी के साथ नई ऊर्जा नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उत्तरायणी पर्व के अवसर पर इस नीति को क्रियान्वित किया जाएगा। नए साल के पहले दिन उत्तराखंड की 102 निकाय में ओपन जिम का सूबे के मुख्यमंत्री ने वर्चुअल लोकार्पण किया है। जनपद उत्तरकाशी के लदाड़ी में 2 लाख की लागत से ओपन जिम का गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने लोकार्पण किया। इस मौके पर गंगोत्री विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष ने जिम पर कसरत कर फिट रहने का संदेश दिया। जनपद के 6 निकाय में ओपन जिम की सौगात दी गई है। लदाड़ी वार्ड में ओपन जिम की सौगात मिलने पर स्थानीय लोगों ने खुशी जताई है। हमारे सरकार की जो मंशा है कि जो नगर क्षेत्रों में जहाँ जहाँ पर पार्क हैं, हमारे जो उस मोहल्ले के रहने वाले, उस वार्ड के रहने वाले लोग हैं, वो सुबह शहर को स्वच्छता भी रखें। और जिम का जो यहाँ पर आज जो है हर जगह पूरे प्रदेश के अंदर जगह जगह माननीय मुख्यमंत्री जी जो उद्घाटन कर रहे हैं, जो उनकी सोच है, उस दिशा में कहीं ना कहीं हम जागरूकता के प्रति और जो आज वर्चुअल बैठक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी जो आज पूरे प्रदेश में लगभग 95 नगर निकाय, नगर पंचायत, नगर निगम में जो हमारे यहाँ पर जिम का जो उद्घाटन हो रहा है, उसके लिए मैं सभी नगर पालिका के हमारे अध्यक्ष जी, हमारे तमाम जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं, नगर पालिका की समस्त टीम, उन सबको बहुत। उत्तराखंड के चिकित्सा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार के पैसे से एमबीबीएस, एमडी और एमएस करने वाले डॉक्टर्स के लिए बॉन्ड तोड़ना अब आसान नहीं होगा। अब एमबीबीएस के बाद 5 साल तक दूरस्थ क्षेत्रों में नौकरी नहीं की तो 1 करोड़ रुपए और एमडी, एमएस करने के बाद 2 साल नौकरी नहीं करने पर 2.5 करोड़ रुपए का तक जमा कराना होगा। उत्तराखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेज में कम शुल्क पर ऐसे मेडिकल छात्रों को प्रवेश दिया जाता है जो पास आउट होने के बाद राज्य में निर्धारित अवधि तक सेवाएं देने का बॉन्ड भरते हैं। पूर्व में ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें बॉन्डधारी डॉक्टर्स ने बॉन्ड की शर्तों का अनुपालन नहीं किया।
इससे राज्य में डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने में सरकार को मुश्किलें पेश आ रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह ने कहा कि राज्य में 2023 तक सर्जनों की कमी पूरी हो जाएगी। सभी अस्पतालों में बायोमेट्रिक उपस्थिति के साथ ही सीसीटीवी अनिवार्य किया जाएगा। तो वहीं नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला सामने आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट का नोटबंदी के मामले पर फैसला सामने आया है। नोटबंदी पर केंद्र सरकार का फैसला सही। नोटबंदी मामले में केंद्र को एसएससी से क्लीन चिट मिल गई है। नोटबंदी मामले में केंद्र को एससी से क्लीन चिट मिली है। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। वहीं इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार को सही माना है। नोटबंदी मामले पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला सामने आ चुका है, जहां नोटबंदी पर केंद्र सरकार का फैसला सही है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। वहीं केंद्र को एससी से क्लीन चिट मिल गई है। और इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी पुनीत गांधी। पुनीत, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है नोटबंदी के मामले पर और उसमें उन्होंने केंद्र सरकार के फैसले को सही बताया और सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ अधिक जानकारी है इस पूरे मामले पर? जी सुनिधि, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार के 2016 में 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं पर आज फैसला सुनाया। जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने कहा कि आर्थिक फैसलों को बदला नहीं जा सकता है। ये बहुत गंभीर उन्होंने लाइन कही है कि बहुमत से संविधान बेंच का जो फैसला है वो यथावत रखा जाएगा। इससे पहले जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली बेंच ने 5 दिन की बहस के बाद 7 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और फैसले सुनाने वाली बेंच में कई महत्वपूर्ण जज शामिल रहे। जी सुनीति। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद पुनीत। डोईवाला नगर पालिका के द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के तहत सभी विद्यालयों के साथ सभी व्यवसायिक क्षेत्रों और नगर के सभी 20 वार्ड में जाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने की एक नई पहल शुरू की गई है, जिसे रोको टोको पूछो अभियान नाम देते हुए आज डोईवाला के विधायक ब्रजभूषण गेरोला व नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने नगर पालिका टीम के साथ शुरू किया। सर्वेक्षण 2023 के तहत मेरा शहर मेरी पहचान की भावना से प्रेरित करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई, जिसको रोको टोको पूछो नाम दिया गया है। आपको पता है कि अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की तैयारी में पूरा शहर जुटा है और इस सर्वेक्षण की मेन टैगलाइन ही है कि मेरा शहर मेरी पहचान। तो ये इस टैगलाइन को हर शहरवासियों को, हम लोगों को एहसास दिलाना है कि उनका शहर उनकी पहचान है। उसी के क्रम में आज नगर पालिका द्वारा रोको टोको और पूछो अभियान, जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है माननीय अध्यक्ष जी और माननीय विधायक जी के नेतृत्व में। कोविड के नए वेरिएंट की दहशत के बीच उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई है। वहीं राज्य में 3 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। जारी हुए कोरोना हेल्थ बुलेटिन में इसकी पुष्टि हुई है। राज्य में फिलहाल एक्टिव संक्रमितों की कुल संख्या 34 है। गत दिन मिले 3 संक्रमितों में 2 देहरादून और 1 मरीज नैनीताल में मिला है। वहीं एक संक्रमित की मौत देहरादून में हुई है। वहीं नैनीताल हाईकोर्ट समेत प्रदेश की अन्य अदालतों में पहले ही मास्क के बिना प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है।
प्रदेश सरकार की ओर से जारी कोविड गाइडलाइन को हाईकोर्ट सहित प्रदेश की अदालतों में भी प्रभावी कर दिया गया है। और इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत। एसएन पंत, उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित की मरीज की मौत हो गई है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि उत्तराखंड में जो कोरोना का कहर है वो बढ़ता जा रहा है। जहां कोरोना के पॉजिटिव मरीज भी मिल रहे हैं और वहीं आज एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई है। तो क्या कुछ अधिक जानकारी है, किस तरह का माहौल देखा जा रहा है उत्तराखंड में कोरोना को लेते हुए? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, कोविड को लेकर के कोई पेनफुल नहीं है, कोई पैनिक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी राज्य सरकार ने कोविड के जो ताजा हालात हैं इसके लिए बकायदा मेडिकल बुलेटिन जारी करते हुए सीधे तौर पर कहा है कि वर्तमान में कोविड के जो पेशेंट हैं उत्तराखंड में उनकी तादाद 34 है और 34 में से जो 3 कोविड के संक्रमित जो व्यक्ति पाए गए थे उनमें से 2 देहरादून और 1 नैनीताल में, जिसमें देहरादून में एक व्यक्ति जो संक्रमित कोविड पॉजिटिव थे उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बकायदा मास्क का इस्तेमाल करें और सामाजिक दूरी का अनुपालन करने की भी गुजारिश की गई है। लेकिन अभी कोई हार्डकोर ऐसा फैसला राज्य सरकार या स्वास्थ्य विभाग द्वारा नहीं लिया गया है कि जिसको अमली जामा पहनाने के लिए फोर्सफुली तौर पर प्रशासन को आगे आना पड़े। लेकिन क्योंकि नया साल का मौका था तो ऐसे में भीड़ वाला एरिया था, काफी तादाद लोगों की आनी थी, तो इसके मद्देनजर जरूर जागरूकता अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग ने सामाजिक दूरी का अनुपालन करने की गुहार जरूर लगाई थी। लेकिन साथ ही साथ अगर ये हम बात करें कि जिस प्रकार से तमाम विभागों में या बैंकों में या अदालतों में, यहाँ तक कि उत्तराखंड हाईकोर्ट जो नैनीताल में मौजूद है, वहां में भी अगर कोई हेयरिंग होती है तो बिना मास्क के आप अंदर नहीं जा सकते हैं। और मास्क का इस्तेमाल बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, यानी जवान, महिलाएं, पुरुष सभी को करना चाहिए। इसके लिए जागरूकता के लिए साथ साथ राज्य सरकार अपील भी कर रही है। लेकिन अभी तक कोई जो गाइडलाइन है वो फौरी तौर पर जारी की गई है ताकि एहतियातन जागरूकता लोगों के लिए सबसे पहले है और इसमें सरकार हो या ना हो, सरकार डायरेक्शन दे या ना दे, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि कोविड के दंश से पूरे तरीके से उभरे नहीं है, लेकिन सरकार की पहली प्राथमिकता जरूर है बूस्टर डोज को ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोगों को लगाया जा सके। और जिन लोगों ने अभी तक बूस्टर डोज नहीं लगाए हैं उनके लिए अलग से कैंप लगाए गए हैं। जहां तक राजधानी देहरादून का सवाल है तो कोरोनेशन हॉस्पिटल और दून मेडिकल कॉलेज में बकायदा बूस्टर डोज लगाई जा रही है। और इसके अलावा जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हैं या आशा कार्यकर्तियां हैं वो भी अपने अपने क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है, जिसके लिए जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगाई है उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर के बूस्टर डोज लगाने की नसीहत भी दी जा रही है और अपील भी की जा रही है। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद एसएन पंत। हल्द्वानी जेल का निरीक्षण करने पहुंचे वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी ने जेल में साफ सफाई और कैदियों के लिए विभिन्न सुविधाओं को देखकर जेलर की पीठ थपथपाई। हल्द्वानी जेल के वार्षिक निरीक्षण पर पहुंचे वन विकास निगम के अध्यक्ष ने कहा कि पिछले 1 साल में जेल में बहुत बेहतरीन कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगता ही नहीं कि वह जेल में आए हुए हैं और कहा कि स्वच्छता के मामले में जेल मेरे घर से भी ज्यादा साफ है। मेरे को लगता नहीं कि मैं जेल का निरीक्षण करने आया हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ऐसी जगह आया हूँ, कहीं मेला लगा है और बहुत शानदार सब लोग खुशी मना रहे हैं। और मेरे ख्याल से तभी संभव हुआ जब किसी भी डिपार्टमेंट का हेड अगर उसका माइंडसेट इस किस्म का होता है, अंदर आकर के कितना सुंदर वातावरण और भवन, चित्रकारिता और सफाई, क्या क्या सुविधाएं यहाँ दिख रही हैं। मुझे नहीं लगता मैं जेल में आया हूँ। मुझे अच्छा लगा और मैं जेलर साहब को साधुवाद देता हूँ जिस तरीके से हर कैदी आपको अपना गार्जियन समझ रहा है, अपना पिता समझ रहा है। जेल में जगह तो बढ़ाई नहीं जा सकती, बंदियों को कम किया जा सकता है। उसके लिए उधम सिंह नगर जिले की जेल का निर्माण चल रहा है। जैसे ही वो जेल बन जाएगी तो यहाँ कैदियों की संख्या कम हो जाएगी। 535 की इस जेल की क्षमता और लगभग 1800 बंदी यहाँ निरुद्ध हैं। तो और क्या कमियां हैं जो बेहतर यहाँ मेडिकल की दिक्कत रहती है, उसके लिए एम्बुलेंस की हमने डिमांड कर रखी है माननीय राज्य मंत्री जी से, अजय भट्ट जी से। जैसे ही वो मिलेगी तो हमें बंदियों को शिफ्ट करने में आसानी होगी।
वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रहे पाली से, जहां सूर्य नगरी एक्सप्रेस वे के कई डिब्बे पटरी से उतरे थे। बांद्रा से जोधपुर जा रही थी सूर्य नगरी एक्सप्रेस। पाली से इस वक्त की खबर, जहां सूर्य नगरी एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतर गए थे। वहीं घायलों का उपचार इस पूरे मामले पर जारी है। 2 गंभीर घायलों को 1-1 लाख और 17 लोगों को पाली से इस वक्त की खबर दिखा रहा है, जहां सूर्य नगरी एक्सप्रेस वे के कई डिब्बे पटरी से उतर गए थे। वहीं इस हादसे में 21 लोग घायल हुए थे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता, पाली से संवाददाता मनीष, पाली से इस वक्त की खबर है, जहां सूर्य नगरी एक्सप्रेस वे के कई डिब्बे पटरी से उतरने पर जो हादसा हुआ था, वहां घायलों का उपचार जारी है। वहीं घायलों को आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया गया है। क्या कुछ अधिक जानकारी? जी सुनिधि, ये बिल्कुल सुबह तड़के 3:27 की घटना है। पाली से पहले ये सूर्यनगरी एक्सप्रेस पटरी से उतर गई थी, जिसको लेकर 24 यात्री जो घायल हुए हैं उन्हें बांद्रा अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में भर्ती करवाया था, जहां उनका उपचार चल रहा है। गनीमत ये रही इस पूरी घटना के दौरान कि कोई बड़ी कैजुअल्टी नहीं हुई है। अभी फिलहाल सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि रेलवे विभाग ने जो घायल यात्री थे उन्हें मुआवजा दिया है। जो गंभीर घायल है उन्हें 1-1 लाख रुपया और जो नॉर्मल जो घायल है उन्हें 25-25 हजार रुपए केयर दिए हैं। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद मनीष। खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। सड़क दुर्घटना में घायल भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के स्वास्थ्य में सुधार आ रहा है। रविवार शाम को उन्हें आईसीयू से प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि उनके शरीर के कुछ हिस्सों में दर्द और सूजन की समस्या अभी भी बनी हुई है। इसके चलते उनके टखने और घुटने का एमआरआई तीसरे दिन भी नहीं हो सका। पंत को पेन मैनेजमेंट थेरेपी दी जा रही है। अस्पताल के सूत्रों के अनुसार एमआरआई के लिए दर्द कम होने का इंतजार किया जा रहा है। लिगामेंट के चोट के उपचार पर निर्णय बीसीसीआई के कहे अनुसार ही लिया जाएगा। इसके लिए उन्हें संभवतः बाहर भी भेजा जा सकता है। डॉक्टर्स ने अगले 24 घंटों के दरमियान उनके स्वास्थ्य में काफी सुधार आने की उम्मीद जताई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मैक्स अस्पताल पहुंचकर ऋषभ पंत का हाल जाना। उन्होंने कहा कि पंत के स्वजन अभी तक के उपचार से संतुष्ट हैं। डॉक्टर्स की टीम उनके स्वास्थ्य पर निगाह बनाए हुए है। आपको बता दें कि स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत का देहरादून स्थित मैक्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। वह शुक्रवार सुबह सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उस वक्त वह दिल्ली से रुड़की के ढुंडेरा अशोकनगर में अपनी मां से मिलने जा रहे थे। उनकी मर्सिडीज कार रुड़की से लगभग 21 किलोमीटर पहले नारसन कस्बे के पास अनियंत्रित होकर हाईवे पर डिवाइडर से टकरा गई थी। खबर पर अधिक बातचीत के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता यशराज आनंद। यशराज, ऋषभ पंत का अब स्वास्थ्य अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है, तो क्या कुछ जानकारी है ऋषभ पंत को लेकर? और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उनका हालचाल जाने और उन्होंने कहा कि वो उनके स्वास्थ्य से, उनके इलाज से काफी संतुष्ट हैं। तो ऋषभ पंत का कैसा कुछ अभी उनके स्वास्थ्य को लेकर क्या अधिक जानकारी है? जी बिल्कुल सुनिधि, मैं बताना चाह रहा हूं कि सड़क दुर्घटना में घायल भारतीय क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार आता जा रहा है। रविवार शाम को उन्हें आईसीयू से प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि उनके शरीर के कुछ हिस्सों में दर्द और सूजन की समस्या अभी भी बनी हुई है। इसके चलते उनके टखने और घुटने का एमआरआई आज तीसरे दिन भी नहीं हो पाया है। वहीं पंत को पेन मैनेजमेंट की थेरेपी दी जा रही है। इस पेन मैनेजमेंट की ये थेरेपी जो होती है यह काफी कारगर साबित होती है। इसके बाद मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सुनिधि की अस्पताल के सूत्रों के अनुसार एमआरआई कराने के लिए दर्द के कम होने का डॉक्टर के द्वारा इंतजार किया जा रहा है। वहीं यदि बात की जाए चोट के उपचार की, तो लिगामेंट की चोट के उपचार पर बीसीसीआई का कहना है कि उन्हें डॉक्टरों के अनुसार ही उपचार कराया जाएगा। इसके लिए संभवतः उन्हें बाहर भी भेजा जा सकता है। तो अभी तक तो एयरलिफ्ट की बात जहां तक हो रही थी तो एयरलिफ्ट की बात मना की जा रही थी, लेकिन लिगामेंट के उपचार के लिए उन्हें बीसीसीआई के अनुसार उन्हें बाहर भी भेजा जा सकता है। वहीं डॉक्टरों ने अगले 24 घंटों के दरमियान उनके स्वास्थ्य में काफी सुधार आने की उम्मीद भी जताई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को मैक्स अस्पताल पहुंचकर ऋषभ पंत का हाल चाल जानने पहुंचे। वहीं उन्होंने कहा कि पंत के स्वजन अभी तक के उपचार से संतुष्ट है। डॉक्टरों की टीम उनके स्वास्थ्य पर निगाह बनाए हुए है। आपको बताना चाहता हूं मैं सुनिधि की स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत का देहरादून स्थित मैक्स अस्पताल में करीब 3 दिनों से इलाज चल रहा है। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद यशराज। जोशीमठ से 8 किलोमीटर की दूरी पर सुनील वार्ड मौजूद है, जो ओली तक जाने वाले मुख्य सड़क के किनारे पर बसा हुआ है। आपको बता दें कि इसी सुनील वार्ड में 3 परिवारों का आशियाना पूरी तरह से खतरे की जद में पहुंच चुका है, जो आशियाना कभी भी पल भर में जमींदोज हो सकता है। पीड़ित परिवारों का कहना है कि शासन प्रशासन उनकी कुछ भी मदद नहीं कर रहा और शायद शासन प्रशासन किसी बड़ी अनहोनी के इंतजार में बैठा हुआ है। वहीं पीड़ित परिवारों के छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का कहना है कि उन्हें पढ़ाई करने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वह लोग हमेशा डर के साए में रहते हैं कि कब उनका आशियाना पल भर में जमींदोज हो जाए। इस वक्त पूरा जोशीमठ में दहशत का माहौल बना हुआ है। यहाँ तक कि दर्जनों परिवार बेघर होने की कगार पर भी पहुंच चुके हैं। घर की कंडीशन ऐसी है कि देखने लायक नहीं है। जो अभी इतना डर है कि बारिश और बर्फ के टाइम छत पर लोड पड़ जाएगा। छत भी टेढ़ी हो चुकी है, दीवारें भी कल और फट गई है काफी, और डर है कि अब पता नहीं क्या होगा। ये मेरा घर है और यहाँ पर आप देख रहे हैं जिस प्रकार की ये दरारें पड़ी हुई है, यहाँ पे रहना मुश्किल है। बर्फ का मौसम हो गया है, बर्फ गिरने वाली है, छत टेढ़ी हो रखी है, हम लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो चुकी है। हम इसी कमरे में रह रहे हैं और यही हम पढ़ाई करते हैं। कुछ भी नहीं हो पा रहा है, शासन प्रशासन से अभी तक यहाँ पे कोई भी नहीं आया है। मेरी परेशानी ये है कि मेरा घर टूटने की कगार में है, ये कभी भी टूट सकता है। बस न्यूज वाले आ रहे हैं, देख रहे हैं, बस जा रहे हैं और अभी तक सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की हुई है। मेरे को पढ़ाई में भी बहुत डिस्टर्ब होता है कि कहीं ये कहीं टूट ना जाए।
विश्व की सबसे खूबसूरत जगह औली, जिस औली का दीदार करने के लिए हर दिन पर्यटकों की आवाजाही होती रहती है। बड़ी बात तो यह है कि औली एक बार फिर से पर्यटकों से गुलजार हो पड़ा है। यहाँ हजारों की तादाद में देशी और विदेशी पर्यटक पहुंचे हुए हैं और जमकर जन्नत का लुत्फ उठा रहे हैं। जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से विश्व की खूबसूरत जगह औली किस तरह से पर्यटकों से गुलजार हुआ पड़ा हुआ है। हालांकि पर्यटकों में थोड़ी मायूसी जरूर छाई हुई है। यहाँ पहुंचे हुए पर्यटकों का कहना है कि उन्हें यहाँ पर आकर के काफी अच्छा महसूस जरूर हो रहा, लेकिन उनका सपना था कि वह लोग यहाँ पर आकर के बर्फ का नजारा देखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और हमें कहीं पर भी स्थान पर बर्फ नजर नहीं आई। हम दिल्ली से आए हैं और यहाँ पर न्यू ईयर मनाने आए। तो 2023 हमने सोचा कि चलो औली में मनाने आए और यहाँ पे बहुत ही ठंड है, तो मौसम तो यहाँ का बहुत ही अच्छा है और व्यू पॉइंट भी एक से बढ़कर एक है। खासकर ये जो झील वादियाँ हैं वो तो बहुत ही मज़ेदार है। तो अच्छा स्किन कलर एक्सपीरियंस मिलेगा। फिलहाल यहाँ पे मौसम काफ़ी बढ़िया, आप देख सकते हो, आसमान, बादल, पीछे ये झील है। मतलब अगर आपको एक बार जन्नत देखना है भारत में कहीं तो आप जरूर आइए औली। 12,800 फीट की ऊंचाई तक हमने समिट किया था कल और आज हम औली से वापस लौट रहे हैं। तो यहाँ पर का मौसम बहुत ही बढ़िया है। ऊपर हमने स्नो भी देखा और अब यहाँ से हम वापस पीपल को जा रहे हैं। एक्साइटमेंट तो बहुत था औली आए कि सोचे थे कि क्योंकि पहाड़ों पे इंसान आता है, इसीलिए आता है कि बर्फ में आएगा, एंजॉय करेगा थोड़ा सा। पर यहाँ पर भी वही एक चीज़ डिसअपॉइंटमेंट मिला। बाकी टेम्परेचर तो ठीक ही है, बर्फ नहीं मिली, इसके लिए थोड़ा सा और कोशिश जारी है कि और आगे जाए। नीति तक सुना है कि नीति में कहीं बर्फ है तो वहाँ जाने की कोशिश है। अकेला आया था, काफ़ी दोस्त बना के जा रहा हूँ एंड PTH ने बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज किया। थोड़ा डिफिकल्ट था ऊपर खुलारा पास में एंड ख़त्म किया उसका बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। के मुकाबले तो थोड़ा इसमें रस कमी है और पिछले साल हमारे 1800 से कुछ लोग गए थे इसमें। कल काफ़ी लोग थे, लेकिन जिसमें से 1200 लोग चेयर लिफ्ट की राइड ली और यहाँ पर थोड़ा मौसम की बेरुखी की वजह से भी लोग थोड़ा निराश हैं। लगभग अभी कितने पर्यटक होंगे सर? अभी 500 लोग तो चले गए हैं और 400-500 लोगों के और जाने की अभी इसमें उम्मीद है। बाकी लोग कुछ लोग ट्रैकिंग से जा रहे हैं जो यहाँ पर नहीं रुक पा रहे हैं क्योंकि 1-1.5 घंटे का वेटिंग चल रहा है, तो कुछ लोग पैदल भी जा रहे हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं विश्व की सबसे खूबसूरत जगह औली में, जिस औली का दीदार करने के लिए हर दिन यहाँ पर पर्यटकों की आवाजाही होती रहती है। बड़ी बात तो यह है कि औली इस वक्त पर्यटकों से गुलजार हो पड़ा है। मैं कैमरा के माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि ये देख सकते हैं सामने का जो नजारा है, इसे आर्टिफिशियल कुंड कहा जाता है और देख सकते हैं इस वक्त आर्टिफिशियल कुंड के चारों तरफ किस तरीका का यहाँ पर माहौल बना हुआ है, जो कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। हजारों की तादाद में इस वक्त देश और विदेश से पहुंचे हुए पर्यटक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जमकर इस जगह का लुत्फ उठा रहे हैं। इन्हीं सब खबरों के साथ फिलहाल के लिए जन उत्तराखंड में बस इतना ही। इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।